गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सवाल इससे आपको पेपर में देखा गया है ना। बहुत सारे सवाल हैं इसमें सीखने के लिए। लेकिन आज के क्लास 1 को स्टार्ट करने से पहले आज इस चैप्टर के हम लोग केवल बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड एकदम छोटा से छोटा बात क्या है उसको हम लोग समझेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका सवाल को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आप हेडिंग लगा लीजिए, नंबर सिस्टम क्लास 1। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इसका आज, है ना। ध्यान में इसको रखना है। छोटी छोटी बात को आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना सारा आप मैथ्स में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो चूंकि हम लोग के मैथ्स पढ़ने का जो प्रणाली है वो दशमलव प्रणाली है। दशमलव प्रणाली में हम लोग को गणित को पढ़ते हैं, इसलिए दशमलव प्रणाली में कुल अंकों की जो संख्या होती है ना वो 10 होती है। पहले इसको हम लोग समझेंगे। दशमलव प्रणाली में कुल अंकों की जो संख्या है में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। दशमलव प्रणाली में कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं 0 से 9। 0 से 9 के रूप में जो आपको संख्या है टोटल 10 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव प्रणाली कहते हैं। इसी अंकों की सहायता से हम लोग तमाम प्रकार के नई नई संख्याओं को लिखते हैं, है ना। जितना आप ये छोटा छोटा बात ध्यान में रखेंगे उतना ही आपको मैथ्स बनाने में मजा आएगा और स्कोर भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को समझेंगे कि क्या है ना। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, है ना। इसको समझेंगे क्या है। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे विद्यार्थी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते होंगे, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के रूप में जो लिखा हुआ जो संख्या होगा वो आपके लिए क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जहाँ पर a और b, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर a और b आपके लिए रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और i आपके लिए क्या है, इमेजिनरी नंबर, है ना। और आई का अगर आप फुल फॉर्म की बात करें कि आई को हम लोग कहते क्या है, तो आई को कहते हैं आयोटा, IOTA। आई का फुल फॉर्म आयोटा होता है। और आई स्क्वायर का जो मान है वो माइनस होता है, -1। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। और अगर हम लोग आई की बात करें तो हो जाता है √1, है ना। छोटा छोटा एकदम बात है, इसको वीडियो को 2-4 बार देखे आप, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और ध्यान में भी रहनी चाहिए। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, √(-1). अगला टॉपिक होगा वास्तविक संख्या। इंग्लिश में रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में याद कीजिए, बताएं ए और बी क्या है आपके लिए, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। वास्तविक संख्या जो होता है वो -∞ से लेकर के +∞ तक, -∞ से लेकर के +∞ तक जो कोई भी संख्या हो, चाहे वो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, या आपका इंटीजर हो, या नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, सारा का सारा संख्या क्या है ना आपके लिए, वो रियल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर।
तो काल्पनिक संख्या को आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं 2i 5i, ऐसे है ना, 2i 5i 7i। जब पर i आपके लिए क्या है, i जो लगा हुआ है, i ये बताता है कि ये संख्या एक इमेजिनरी नंबर है ना, i फॉर इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। अभी आप ऊपर में देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। जैसे कि आपको कभी कभी जैसे 4 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कि 2 होता है, तो सबको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। लेकिन कभी कभी आपको सवाल ऐसा जाता है कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, -4 का वर्गमूल क्या होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी, कोई कोई विद्यार्थी कहते हैं कि -2 हो जाएगा, या बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि +2 हो जाएगा, है ना। तो नहीं, उसका उत्तर -2 है और नहीं इसका उत्तर क्या है, +2। हम इस तरह के सवालों का वर्गमूल जो है डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि -1 और गुने 4 कर देते हैं, और आई स्क्वायर का मान कितना था, -1। तो -1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे आई स्क्वायर और गुने 4। अब बताइए, 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, और आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया, आई। तो 2i जो है आपके लिए क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो कभी कभी ऐसा वर्गमूल निकालने आ जाए, है ना, जैसे कि उस संख्या के आगे आपको नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आपका वर्गमूल आप इसी तरह से निकालेंगे। और यहाँ पर जो i जो निकल कर क्या आएगा वर्गमूल, वो आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, कैसे कैसे लिखा जाता है, इतना सब समझे होंगे। चलिए, इसके बाद है परमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या से आपको बराबर क्वेश्चन आपको पेपर में लिखा जाता है, अंग्रेजी में रैशनल नंबर, है ना। सारे विद्यार्थी इसका डेफिनेशन जानते ही हैं कि जिस किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, है ना। अगर डेफिनेशन की बात करें, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q = नॉट 0, परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p/q के फॉर्म में हम लिख देंगे, है ना, वो संख्या क्या कहलाएगा आपके लिए, परिमेय संख्या। एक छोटा सा कंडीशन है कि p/q यानी q जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। ये तो एक तरीका हो गया डेफिनेशन से पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि परिमेय संख्या को और हम लोग कैसे पहचान लेंगे, है ना, रिपीटिंग नंबर, है ना। जितना भी हम समझेंगे इसको, रिपीटिंग नंबर क्या है, जितना भी रिपीटिंग नंबर का एग्जांपल होगा, रिपीटिंग नंबर होगा, है ना, वो क्या होगा आपके लिए, परिमेय संख्या का एग्जांपल। देखे होंगे कि बहुत सारा संख्या ऐसा है जिसको हम लोग जब भाग लगाते हैं तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कोई अंक जो है ना रिवाइज कर जाता है, रिपीट करने लगता है। जैसे कि जब आप 1 में 3 से भाग लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन होता है 0.33333333, ये चलते जाता है। इसी को कहते हैं कि हम लोग रिपीटिंग नंबर, 3 बार 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 आपको देखा जाता है। तो उस तरह से जितना भी रिपीटिंग नंबर का एग्जाम्पल होगा, वो सारा का सारा आपके लिए क्या हो जाएगा ना, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक और बात इसमें समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग नंबर।
जितना का जितना टर्मिनेटिंग नंबर का भी एग्जाम्पल जो होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, वो भी सारा क्या होगा आपके लिए परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जैसे कि किसी संख्या को जब आप किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक आकर के वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद किसी भी अंक को हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। किसी, ध्यान से सुनिए, किसी संख्या को जब हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद पॉइंट के बाद कभी 1 अंक, कभी 2 अंक, कभी 3 अंक, कभी 4 अंक आकर के वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि रुक गया, रुक जाना, खत्म हो गया, मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो वैसा कोई एग्जाम्पल जो पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक आने के बाद अगर वो स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो वो सारा का सारा जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए क्या है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4/5 ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, ये तो हमारे लिए परिमेय संख्या है ही, ठीक है ना। अब अगर रिपीटिंग नंबर का एग्जांपल दे तो क्या है भाई 0.31 है ना, 31 31 31 31 31, ये 31 31 31 क्या है ना, ये रिपीट कर रहा है, बार 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 ये आपको आते जा रहा है, आते जा रहा है, ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है 31 31 31 31 बार 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 आ रहा है, तो कहेंगे जितना भी रिपीटिंग नंबर का एग्जांपल वो हमारे लिए क्या है, परिमेय संख्या। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.31 पे अगर हम ये बार डैश लगा दे तो इस डैश का मतलब है कि 31 31 31 बार 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 आपको रिवाइज हो रहा है, बार बार आपके लिए आपको ये आ रहा है। तो ये भी इस तरह का जितना भी एग्जांपल है वो आपके लिए क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल लें, तो जैसे कि किसी संख्या में जब आप भाग लगाते हैं तो पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद जो है जैसे कि आया 987, इसके बाद अब कुछ नहीं है ना, अब 7 के बाद आपको ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग, यानी इसके बाद 7 के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, फिर 7 के बाद कुछ नहीं है, इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इस पे बहुत सवाल पूछा जाता है, रैकरिंग का सवाल इससे बनता है। आगे क्लास हम लोग रैकरिंग का जब सवाल करेंगे तो उसमें आपको ये चीज आपको फिर से एक बार दोहराया जाएगा, समझाया जाएगा। यानी परिमेय संख्या को पहचानने का क्या तरीका होगा, जिस संख्या को ऑलरेडी p/q के फॉर्म में लिखा हो या लिख पाए, परिमेय संख्या है। रिपीटिंग नंबर, ऑल रिपीटिंग नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या आपके लिए परिमेय संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अपरिमेय संख्या, अगला आप लोग है ना, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल की अगर बात करें तो √2 आपके लिए एक अपरिमेय संख्या है, √3 आपके लिए एक अपरिमेय संख्या है, पाई है, पाई आपके लिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब √2 का जब आप मान निकालेंगे, √2 का जो मान दिया हुआ रहता है पॉइंट में, देखिए 1.141 के बाद ये जो है ना, ये है ना, ये टर्मिनेट नहीं होता है,
पॉइंट के बाद जो अंक लिखा हुआ 141, इसके बाद ये अंक जो है आते रहता है, आते रहता है। ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब कभी ये रुकता नहीं है। और यहाँ पर कोई अंक रिवाइज भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 14 14 14 या 1 4 1 4 1 4 1 4 बार बार आता है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा बार बार कोई अंक आते रहेगा, जैसे कि 1 4 1 7 8 9 2 0 3 5, कोई एक पैटर्न नहीं है ना। अंक यहाँ पे आते रहता है, कोई भी अंक रिवाइज भी नहीं होता है बार बार, और ये आगे बढ़ करके टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो जितना रिपीटिंग है वो परमेय है, टर्मिनेटिंग है वो परमेय है। तो बताइए, न ये रिपीटिंग है और न ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसीलिए क्या हो गया, √2 आपके लिए एक अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन सवाल जब हम लोग बनाते हैं तो √2 का मान दशमलव के 2 अंक तक ही ले लिया जाता है, और उससे हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक को किसी के वैल्यू को अगर 2 अंक तक हम लोग लिख लेते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। तो 1.14 ये जो हम लोग लेते हैं ये √2 का लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है, हमारे लिए अपरिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार √3 का जब आप वैल्यू निकालेंगे 1.73, इसका लगभग मान हो गया। और जब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो देखेंगे 73 के बाद है ना बार बार कोई ना कोई अंक आते रहता है, वो भी टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीटिंग में नहीं होता है। इस वजह से √3 भी क्या हो गया, हमारे लिए एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग पाई की बात करें तो पाई का बहुत लोग समझते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 है ना। तो पाई का ये 22/7 जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है ना। ये हमारे लिए क्या है, लगभग मान है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है ना। सवाल को बनाते समय हम लोग पाई का मान 22/7 ले लेते हैं या 3.14 ले लेते हैं। ये दोनों ही मान हमारे लिए क्या है, अप्रोक्सीमेट मान है। उसी प्रकार जब पाई का मान आप एग्जैक्ट मान की जब बात करेंगे तो 3.14 के बाद देखेंगे कि कोई ना कोई अंक, यानी इस तरह से 3.14 के बाद है ना ये कोई ना कोई अंक ऐसे है ना आते रहता है, ये चलते जाता है। कई करोड़ों अंक इसके बाद जो है कि चलते रहता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ना कोई अंक रिपीटिंग हो रहा है और ना ही क्या है ये टर्मिनेटिंग है। तो फिर पाई आपके लिए क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। तो पाई हमारे लिए क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी जो रिपीटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है वो परिमेय है, और जो रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, वो क्या हमारे लिए अपरिमेय है। इसमें हम लोग सवाल भी करेंगे, लेकिन सवाल हम लोग देखेंगे इसके अगले क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। अंग्रेजी में इंटीजर है ना, पूर्णांक। तो पूर्णांक इंटीजर क्या है, तो कोई भी संख्या ऐसा होना चाहिए जिसके पॉइंट के बाद मान लीजिए कि पॉइंट के बाद जैसे कि हम एग्जांपल देख लीजिए आप इसका। इंटीजर क्या है, 1 2 3 4, ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है ना। और अगर इसकी बात करें -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, इंटीजर है। पूर्ण अंक होना चाहिए, कंप्लीट। 2.5 2.13 3.7 ये सब पूर्णांक नहीं है ना, ठीक है। कंप्लीट अंक होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। उसके बाद पूर्णांक बाद भिन्न, फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 4/5 हमारे लिए क्या है, फ्रैक्शन है, या -2/3 हमारे लिए क्या है,
फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, है ना, भिन्न कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक को हम लोग, इस पूर्णांक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आपका ये आ जाएगा, जितना भी प्लस वाला इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। उसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में कौन आ जाएगा, जीरो के बाएं तरफ वाला, पहले वाला, ये सारा -1 -2 -3 -4 जितना भी नेगेटिव साइन वाला इंटीजर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारा जो इंटीजर है धनात्मक पूर्णांक जो है, जीरो के तो दाएं तरफ हो गया, और जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो जीरो के बाएं तरफ हो गया। तो और कौन बच गया, आपके टेबल में बच गया 0। तो तीसरा जो पूर्णांक होता है वो 0, 0, है ना। 0 के दाएं तरफ वाला सारा इंटीजर आ गया, 0 के बाएं तरफ वाला इंटीजर आ गया, और ये 0। तो पूर्णांक हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और आपका 0। इसके बाद हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे लिए क्या है, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे भी है संख्या 10 11, ये हमारे लिए क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृत संख्या हो गया, 1 से लेकर के आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, सारा आपके लिए क्या है, प्राकृत संख्या। हालांकि प्राकृत संख्या पहले हमारे लिए 1 से लेकर के 9 तक ही था, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक। बाद में इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट जी जो है वो 0 का आविष्कार किए, तभी हमारे ये संख्या आगे बढ़ पाया। 9 के बाद 10 11 12 हम लिख पाए। बगैर 0 के हमारा गिनती 9 तक ही था, और 0 आने के बाद ये गिनती आपको आगे बढ़ पाया। तो उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर के आगे। तो अगर प्राकृत संख्या में हम लोग अगर 0 को भी मिला दे, 0 को भी इन्वॉल्व कर दे, तब हमारा तब वो सेट जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा ना, होल नंबर का सेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 0 1 2 3 4, ये हमारे लिए क्या हो गया, होल नंबर। बगैर 0 के हाँ हम इसको क्या करते हैं, इसको हम होल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 बिना तो संख्या ही संभव नहीं है। अगर 0 नहीं रहे तो हम संख्या को तो 9 के बाद लिख ही नहीं पाए, इसलिए बगैर 0 के हमारा संख्या पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को भी मिला दें, तब हमारी संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब चाहे जो भी संख्या हम इस 0 से लेकर के 9 तक के 10 अंकों से हम 10 अंकों को मिलाकर जो चाहे संख्या हम लिख सकते हैं। तो बगैर 0 के संख्या आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। प्राकृत संख्या केवल पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 0 को भी लगा दें तो हमारा संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है ना। एक बात आप नोट कीजिए यहाँ पे कि केवल जीरो आपके लिए पूर्ण संख्या नहीं है।
जैसे कि सवाल कह दे कि शून्य एक पूर्ण संख्या है तो आपका उत्तर होगा नहीं। शून्य एक पूर्ण संख्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं। केवल शून्य एक पूर्ण संख्या नहीं है, जब तक शून्य के साथ ये प्राकृत संख्या भी नहीं इन्वॉल्व होगा हम उसको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण नंबर है। चलिए पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर तो आप लोग सबको जानते हैं कि वैसा कोई संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए वो हमारे लिए क्या है? सम संख्या है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? 2, 4, 6, 8 ये सारा हमारे लिए क्या है? इवन नंबर है। हालांकि जीरो भी हमारे लिए एक इवन नंबर है। जीरो भी क्या है ना? इवन नंबर। जीरो की अगर बात करें कि जीरो कैसा इंटीजर है तो आप कह सकते हैं कि इवन इंटीजर है। ठीक है, तो 0, 2, 4, 8, 6, 8 देखिए सब में आपको 2 से भाग लग जाता है तो आपके लिए क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया है ना, इवन नंबर। जीरो एक ऐसा संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाता है। कोई भी संख्या से आप जीरो में भाग लगा सकते हैं, इसलिए कोई भी संख्या जब लगा सकता है तो 2 भी लगा दिया, और 2 जिसमें भाग लगा दिया वो क्या हो गया आपके लिए? सम संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग विषम संख्या की बात करेंगे। ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम लोग पहचानते हैं 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी जिस संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, है ना, वो संख्या आपके लिए क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या से हम मतलब है कि जो संख्या है उस संख्या से तो उस संख्या में तो भाग लगेगा ही लगेगा। अच्छा मतलब इसका लिख लीजिए डेफिनेशन आप, जिसका केवल 2 गुणनखंड, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसा कोई भी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, तो 2 गुणनखंड का मतलब एक गुणनखंड 1 होगा, एक उसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और दूसरा होगा खुद व संख्या, है ना, जिसका भी 2 फैक्टर होगा। 2 से अधिक फैक्टर हो गया तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। केवल 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर कौन कौन? एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा खुद वही संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 2 हमारे लिए अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग फर्स्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं। पहला अभाज्य संख्या की अगर बात करें कि पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। ठीक है, 2 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 2। देखिए एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर खुद वह संख्या है, तो कहेंगे 2 एक कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब या तो इसमें 1 से भाग लग सकता है और या तो इसमें 2 से भाग लग सकता है, और इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता। अगर ऐसा कोई आपके पास संख्या है तो सारा का सारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 के बाद 3 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है, इसका भी अगर फैक्टर करेंगे तो देखिए 1 गुना 3 ही होगा। उसके बाद 5 जो है आपके लिए अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 5 ही होगा, है ना। तो ये बहुत सारा मतलब कि इनफाइनाइट है, अनंत है। अभाज्य संख्याओं की संख्या का पता नहीं लगा सकते कि कितनी अभाज्य संख्या कितना है। तो कोई अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभाज्य संख्या कितना है तो आप कहेंगे अनंत है। अभाज्य संख्या कितना है?
अनंत है, इनफाइनाइट है ना। तो इन सारे अभाज्य संख्याओं में एक चीज देखिए, एक चीज आपको समझने लायक है यहाँ पे कि सारे अभाज्य संख्याओं में एक ही संख्या ऐसा है, सारे अभाज्य संख्याओं में एक ही संख्या ऐसा है जो एक सम संख्या है, इवन नंबर है। बाकी का बाकी इसके बाद दो के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है वो सारा का सारा विषम संख्या है, ऑड नंबर है। देखिए 3 5 उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, वो सारा का सारा विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के सेट में आपके पास केवल और केवल एक संख्या है जो कि सम संख्या है, एक ही संख्या है जो कि सम है। और वो कौन सा संख्या है? तो इसको तो फर्स्ट प्राइम नंबर भी कहेंगे कि पहला अभाज्य संख्या क्या, तो आपका जवाब हो जाएगा 2। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है जो कि एक सम संख्या है, तो आपका जवाब होगा 1, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या है आपके पास जो एक क्या है, सम संख्या है। दो नहीं लगाइएगा आप, है ना, दो नहीं, एक ही अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, एक सम संख्या है। चलिए अभाज्य संख्या के बाद हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। इसमें आप लिख सकते हैं कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो गया तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं वैसा संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो आपके क्या हो जाएगा, वो आपके लिए भाज्य संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारा का सारा संख्या क्या है आपके लिए, है ना, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। बहुत छोटा छोटा बात है, आपको पता भी होगा। भाज्य और अभाज्य हो गया। अब लोग पढ़ेंगे सापेक्ष अभाज्य संख्या। सापेक्ष अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है, इसका आप डेफिनेशन से याद रख सकते हैं। जिसका HCF 1 हो, है ना। रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्ष अभाज्य संख्या किसको कहेंगे कि वैसा कोई भी संख्या आपके लिए सापेक्षित अभाज्य संख्या हो सकता है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाए भाई, 1 हो जाए। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, है ना, 5 और 6। 5 और 6 का जब आप HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर है, सापेक्षित अभाज्य संख्या है। 8 है, 11, है ना। कोई भी ऐसा संख्या आप ले लीजिए कि जिसका HCF आप निकाल रहे हैं, है ना, कि उसका HCF 1 हो जाए, वैसा संख्या आपको क्या कहलाएगा, सापेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर पे सवाल आप लोग HCF से में ढेरों सवाल बनाए जो को प्राइम नंबर पे बेस्ड था, है ना। तो को प्राइम नंबर को आप समझ सकते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का सम, ऐसा कर सकते हैं। को प्राइम को समझना है
तो दो अभाज्य संख्याओं का समूह तो क्या कहेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर सअभाज्य, है ना, सअभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्याओं का क्या हो जाएगा, समूह। तो देखिए एग्जांपल ले सकते हो आप कि जैसे कि 5 और 7 भी, 5 और 7 देखिए 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है, ये क्या होगा आपके लिए, को प्राइम। ठीक है, आप यहाँ पे 7 और 11 भी ले सकते हैं, 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य है, तो आपके लिए क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 5 अभाज्य है लेकिन 6 भाज्य है ना, लेकिन ये क्या है, को प्राइम नहीं है, ये रिलेटिवली प्राइम है। यहाँ पर देखिए 8 भाज्य है और 11 क्या आपका अभाज्य है, ये रिलेटिवली प्राइम है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, को प्राइम। अब देखिए को प्राइम का डेफिनेशन है कि दो अभाज्य संख्याओं का समूह। तो बताइए अगर हम लोग अभाज्य, हमारे सेट में अगर अभाज्य संख्या ही हो तो उसका एचसीएफ तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और ये सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या कहता है कि जिसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा, जिसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा वो हमारे लिए क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो बताइए इस सेट में जितना भी संख्या लिखेंगे हम लोग, इस सेट में जितना भी संख्या लिखेंगे उसका एचसीएफ तो 1 ही होगा। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नोट बना करके, नोट बना करके ऐसा लिख सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं सापेक्ष अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी जितना अभाज्य संख्या है वो सारा का सारा सापेक्षित अभाज्य संख्या होगा। देखिए इसका एचसीएफ 1 हो गया तो सापेक्षित अभाज्य संख्या हो गया, इसका एचसीएफ 1 हो गया तो सापेक्षित अभाज्य संख्या होगा। लेकिन रिलेटिवली प्राइम, सारा का सारा रिलेटिवली प्राइम जो है को प्राइम नहीं होगा, है ना। रिलेटिवली प्राइम, सारा का सारा रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नहीं होगा, लेकिन सारा का सारा को प्राइम जो है ना वो रिलेटिवली प्राइम होगा। इस बात को आप नोट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या है, एग्जांपल्स इसको समझिए आप। जैसे कि 5 और 7 हमारे लिए क्या है, ट्विन प्राइम, है ना। मतलब ऐसा दो अभाज्य संख्या का समूह जिसके बीच का अंतर 2, ऐसे लिख सकते हैं आप। ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसके बीच 2 का अंतर हो। ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का समूह लेना है जिसके बीच का अंतर क्या होगा भाई, 2 होगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 5 7, देखिए 5 और 7 दोनों अभाज्य है और इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2, 11 13 आप ले सकते हैं, है ना। ये आपके लिए क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट है ना, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए सारा का सारा नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता है, तो परफेक्ट नंबर को कैसे पहचानेंगे, मतलब जो भी परफेक्ट नंबर उसको पहचानने का ही तरीका है कि उस नंबर का हम लोग सारे फैक्टर को लिखेंगे,
है ना, पहचानना है कि ये क्या कोई संख्या 10 है, 10 क्या परफेक्ट नंबर है, तो 10 के हम लोग सारे फैक्टर को लिखेंगे, है ना, 10 के सारे फैक्टर को लिखेंगे और 10 से कम जो भी फैक्टर है, 10 से कम जो भी फैक्टर है उस सारे फैक्टर को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे और उन सारे फैक्टर को ऐड करने के बाद, है ना, उस संख्या जितना ही पुर जाए तो हमारे लिए परफेक्ट नंबर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से इस बात को समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि 10 पहचानना है कि 10 हमारा ये परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 10 का सारा गुणनखंड को लिखेंगे, है ना। जैसे कि गुणनखंड क्या होता है भाई, वैसा सारा संख्या 10 का गुणनखंड हो जाएगा जो 10 को डिवाइड करता है, जो 10 को क्या करता है डिवाइड करता है। तो 1 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 नहीं होगा, 3 तो नहीं करता है, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 के बाद क्या हो जाएगा भाई 10। तो 10 का गुणनखंड क्या क्या हो गया 1 2 5 और कितना 10। तो अब क्या कहें इसमें कि सारे गुणनखंड में 10 से कम जिस संख्या का गुणनखंड निकालते हैं उस संख्या से कम सारे गुणनखंड को ऐड करके लिखना है, यानी 10 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, सबको ऐड कर लेना है, सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 5 2 7 और 1 कितना हो गया भाई 8, है ना। तो अगर ये जोड़ इस संख्या के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे परफेक्ट नंबर है, यानी जोड़ आपका अगर 10 हो जाता तो कहते ये 10 जो हमारे लिए क्या है परिपूर्ण संख्या। लेकिन बताइए इसका जोड़ कितना हो गया 8, तो बोलेंगे 10 जो है हमारे लिए परफेक्ट नंबर नहीं है, 10 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 और खुद 6 हो जाएगा 6 का फैक्टर। तो 6 को नहीं लेना है, 6 से बाकी जो बचा हुआ फैक्टर इसको ले लेना है। इसको जब ऐड करिएगा आप तो देखिए आप इसको ऐड करने से कितना हो गया भाई 6, तो 6 और 6 बराबर हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है परफेक्ट नंबर। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको और लेकर के दिखाते हैं। 28 28 इसका सारा गुणनखंड लिख रहा है 1 2 4 7 फिर 14 फिर 28। ये सारा संख्या 28 का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो 28 को नहीं लेना है और बाकी सब को लेना है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 28, ये बराबर हो गया, ये हमारे लिए क्या है परफेक्ट। ठीक है, अगर 28 नहीं पूरता है इसका जोड़ तो कहते हैं 28 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बेसिक बात सीखे आज नंबर सिस्टम के पहले क्लास में हम लोग। इसको बार बार देखिए, अगर चीज़ें आपको याद रहती हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर में आने वाला हर सवाल आपसे हो पाएगा। आप अपना कोशिश हमेशा जारी रखें, है ना, हतोत्साहित ना हो। और अब इसके सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ सवाल भी करते जाएंगे और थोड़े थोड़े करके इसके नियम को भी सीखते जाएंगे। सवाल आते जाएगा, नियम आते जाएगा, वो हम लोग करेंगे क्लास 2 से। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।